मिनट की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। त्रिवेंद्र कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। कैबिनेट ने पीएम के आर्थिक पैकेज पर जताया आभार। सरकार ने पर्यटन उद्योग को दी राहत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होप पोर्टल का किया शुभारंभ। कुशल एवं अकुशल युवाओं के लिए शुरू हुआ पोर्टल, रोजगार के मिलेंगे अवसर। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की चर्चा। शिक्षा को लेकर अटल ई जन संवाद कार्यक्रम, लोगों से शिक्षा सुव्यवस्था को लेकर ठीक करने में सहयोग किया। रानीखेत में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ। क्षेत्रीय विधायक करण माहरा ने किया शुभारंभ। क्षेत्रवासियों को अब सस्ते दामों पर दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। राजधानी दून में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव की मरीज। 52 साल की महिला में हुई पुष्टि। राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 70। और एक बार फिर पैदल घर जाते दिखे मजदूर। ऋषिकेश से मध्य प्रदेश पैदल जा रहे 17 श्रमिकों ने रो रो कर अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करती है। सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में 4 अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया और इसके साथ ही बैठक में 4 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें केंद्र सरकार की कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एक सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट माना जाएगा। इसके अलावा एक अध्यादेश भी लाया जाएगा और जिससे किसानों को नई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। ऑनलाइन बिजली का बिल पेमेंट करने पर 1% की छूट दी गई है, तो छूट अप्रैल महीने से जून महीने तक यानी 3 महीने तक रहेगी। राज्य के अंतर्गत यदि हम जो बॉयलर अधिनियम है, बॉयलर अधिनियम है जो इंडस्ट्री में बॉयलर लगते हैं बड़े बड़े, बॉयलर अधिनियम 1923 में राज्य में प्रचलन है। इसमें एक हम लोगों ने एक जो ग्रीन बिजनेस के अंतर्गत जो एक व्यवस्था बनाई थी कि जो वो एक बार साल में एक बार उनको बॉयलर को जांच करने की व्यवस्था होती है, तो वो ओपन हमने किया था कि बाहर से किसी को भी बुला के जो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो नहीं हो पाया। जून 30 तक वो जो बॉयलर को उनको इंस्पेक्शन कराना होता है वो 30 जून तक रहेगा। लेकिन इस बीच में हमने कहा कि जो हमने एक व्यवस्था बंद की थी कि राज्य में जो इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी तौर पर हो, ये उनके द्वारा उसका इंस्पेक्शन हो। उत्तराखंड में बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 4 अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मीटिंग में 4 मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया और इसके साथ ही और कौन से प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। केंद्र सरकार की कृषि उपज पशुधन संविदा खेती और सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुए अध्यादेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बॉयलर अधिनियम 1923 बॉयलर जांच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए बढ़ाई गई है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी की जांच की जा सकती है। लॉकडाउन अवधि में विद्युत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है। ऑनलाइन विद्युत देय में 1% की छूट। विद्युत अधिभार पर अप्रैल से जून तक 3 माह की छूट होगी। इससे राज्य पर 7 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा। हेल्थ विभाग में जिला और निर्देशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया है। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चनें दूर होंगी। बैरिना प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने देहरादून से अटल ई जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जनपद पिथौरागढ़ के 30 विद्यालयों में जन संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। विकास खंड बैरिना के जेआईसी राय आगर में जन संवाद कार्यक्रम में विधायक मीना गंगोला और ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला मौजूद रहीं।
जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा अरविंद पांडे ने लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में सहयोग करने की अपील करते हुए भविष्य में प्रदेश के 709 इंटर कॉलेजों में स्मार्ट कक्षाओं को चलाया जाएगा और जुलाई से शिक्षा सत्र को शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जन संवाद कार्यक्रम किया, उसमें कई जो 2-3 महीने से लॉकडाउन की वजह से शिक्षा में जो व्यवधान आया है उसके लिए कोई न कोई हल निकाले। इसके लिए बहुत सारी समस्याएं, सुझाव माननीय मंत्री जी तक पहुंचे और हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सबका यही प्रयास है कि आने वाले समय में भी लॉकडाउन कब तक रहेगा और शिक्षा जैसी व्यवस्था के लिए कोई व्यवधान न आए। कोरोना काल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में सुझाव को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अटल ई जन लाइव संवाद किया। अल्मोड़ा में लाइव संवाद के दौरान डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी ने लाइव संवाद में हिस्सा लिया। रघुनाथ सिंह चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था की पटरी से उतरने पर चिंता जताई है। तो वहीं डिप्टी स्पीकर ने पर्वतीय क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या के कारण ऑनलाइन शिक्षा संभव नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट की स्पीड कम होने से कई दिक्कतें आ रही हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर विधायकगणों, जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानगणों और अभिभावकों, शिक्षक संघ, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के साथ अटल ई संवाद के माध्यम से चर्चा की गई। चमोली जनपद में वर्चुअल क्लास की सुविधा वाले 42 विद्यालयों में ई संवाद किया गया। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने जीआईसी थाला और कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने जीआईसी सरगैंड और थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने जीआईसी असेड सिमली में आयोजित ई संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी LM चमोला और जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी ने रायका टंगसा में प्रतिभाग किया गया। तो रायका टंगसा के PTA अध्यक्ष ने ई संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों स्वाति एस भदौरिया द्वारा जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शुरू की गई ऑनलाइन शिक्षक कार्यक्रम जमकर सराहना की। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने वर्चुअल क्लास के माध्यम से अटल ई जन संवाद किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और जन गणमान्यों से वर्तमान परिस्थितियों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सुचारू रखने हेतु सुझावों को लेकर चर्चा की गई। चमोली में जीआईसी कैसे इंसिडेंट कमांडर ब्लोना बस अड्डा बागेश्वर ने अवगत कराया है कि स्टेजिंग एरिया ब्लोना बागेश्वर में विभिन्न प्रांतों से 199 प्रवासी पहुंच चुके हैं, जिसमें लुधियाना, पूना, महाराष्ट्र, राजस्थान के 127 यात्री शामिल हैं, जिन्हें हल्द्वानी से उत्तराखंड परिवहन निगम की 4 बसों से स्टेजिंग एरिया ब्लोना में लाया गया। स्टेजिंग एरिया में पहुंचे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उनका डाटा तैयार किया जा रहा है। जनपद में पहुंचने पर इन यात्रियों को जिला प्रशासन की ओर से लंच पैकेट, पानी की बोतल के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य परीक्षण और डाटा तैयार करने के उपरांत उन्हें होम क्वारंटीन के लिए उनके गंतव्य को रवाना कर दिया गया है और देहरादून से आए 34 व्यक्तियों को एहतियात के तौर पर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर बागेश्वर में क्वारंटीन किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा डिग्री कॉलेज बागेश्वर से बरेली के 64 व्यक्तियों को उनका स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत 3 बसों के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
क्षेत्रीय विधायक करण माहरा व एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। तो वहीं पर एसडीएम ने जेनेरिक दवाओं के बारे में जानकारी दी और अस्पताल के डॉक्टरों से जन औषधि केंद्र की दवाओं को लिखने के लिए कहा। वहीं क्षेत्रीय विधायक करण माहरा ने कहा कि रानीखेत में जन औषधि केंद्र खुलने से क्षेत्रीय जनता को काफी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर बहुत सस्ती दरों में दवाएं उपलब्ध हो रही हैं, जो कि क्षेत्र के लिए बहुत ही उपलब्धि है। और ऐसी दवाइयाँ इसमें हैं जो बाजार में 120 रुपये 30 रुपये तक की हैं और यहाँ 20 रुपये की लागत में मिल रही हैं। करीब करीब 20% से 30% की लागत में यहाँ दवाइयाँ मिल जाएंगी। जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैनिटरी पैड्स जो लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, जो 40 रुपये का लगभग बाजार में मिलता है, यहाँ वो 4 रुपये का मिल रहा है। मतलब जिसकी कीमत बाजार में 10 रुपये ली जाती है, वो यहाँ 1 रुपये की कीमत में मिल रहा है। तो अपने को हाइजीन रखने के लिए और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है और मैं इस कदम को स्वागत योग्य। नैनीताल हाईकोर्ट ने बाहरी और राज्य में आ रहे प्रवासी लोगों की राज्य की सीमाओं पर थर्मल टेस्टिंग के साथ रैपिड स्टेटिंग और एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को 15 मई तक समय सीमा दे दिया है। और साथ ही कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वॉलंटियरों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जो रिलीफ कैंप में जाकर मौका मुआयना करेंगे और प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई है। आपको बता दें, हरिद्वार निवासी सचिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने की मांग की थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि माइग्रेंट वर्कर्स को बॉर्डर्स पे ही थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा रैपिड टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग करा जाए और इसकी व्यवस्था करने के लिए उनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को परसों तक का समय दिया है। इसके अलावा आज माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के वॉलंटियर्स को नियुक्त किया है। वो रिलीफ कैंप जाके जो रिलीफ कार्य को वॉलंटियर करें और उनको साथ कोऑर्डिनेट करें और क्या हो रहा है वो स्टेटस रिपोर्ट दें। मंगलौर के हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग NH 58 पर ऋषिकेश के मध्य प्रदेश जाने वाले 17 श्रमिक आज फिर पैदल जाते हुए दिखाई दिए। जब हमने इन लोगों से बात करना चाहा तो ये लोग रो पड़े और अपनी दुखभरी कहानी सुना डाली। श्रमिकों का कहना है कि ऋषिकेश में रहकर मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाने वाले ये लोग जब भूखे मरने लगे तो उन्होंने अपने घर जाने के लिए प्रशासन से परमिशन की गुहार लगाई, पर इन लोगों को परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद वह निराश श्रमिक पैदल ही अपने घर को निकल पड़े। तकरीबन 60 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये रुड़की तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इनकी दास्तान मीडिया ने सुनी। हमारी सरकार फ्री, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आए हों, फिर कल मैं हरिद्वार के अंदर 1206 मजदूर आए हैं, पूना से आए हैं, महाराष्ट्र से। उनको हमने स्वागत किया है और बसों में बिठा करके फ्री, कोई किराया नहीं है। उनकी खाने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, उनके रहने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। लेकिन एक साथ, क्योंकि लॉकडाउन का पालन भी करना है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी हमें पालन करते हुए इन मजदूरों को इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। ये त्रिवेंद्र सरकार की प्राथमिकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं त्रिवेंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को, कि आज हम कोरोना को उनके नेतृत्व में हरा कर। अन्य राज्यों में उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं वो फंसे हुए हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन उत्तराखंड में जो अन्य राज्यों के जो प्रवासी हैं वो फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, उनको परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम जो है NH 58 मार्ग पर खड़े हैं। ऐसे ही यहाँ 17 जो एक परिवार के 17 लोग हैं वो बैठे हुए हैं, मजदूर हैं जो ऋषिकेश में जो है मजदूरी का काम करते थे। अब उनको जो है MP मध्य प्रदेश जाना है और वे पैदल ही निकल पड़े हैं। देखा जा सकता है छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे और महिलाएं भी हैं।
ये मजदूर का काम जो ऋषिकेश करते थे, इनको मध्य प्रदेश जाना है, लेकिन अब ये पैदल ही निकल पड़े हैं। आज ये जानते हैं इनसे जो है इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल ये किस प्रकार जाएंगे? जी, कहाँ से आए थे आप, कहाँ जा रहे हैं? हम सब ऋषिकेश से आए हैं साहब। हम टीकमगढ़ जिला में जाएंगे, एमपी में। तो पैदल जा रहे हैं, दिक्कत? पैदल तो जाएंगे साहब, जब आप हमको नहीं क्या साधन नहीं दोगे, वाहन बंद है, हम सब काय से जाएंगे? आज 3 दिन के भूखे प्यासे हैं साहब, बच्चे भी हैं। आज हम हरिद्वार में हम लेटे थे, रात में नदी में नहाया, जिसने दे दिया खा लिया, ना तो अपने भैया चल पड़े। 1 किलोमीटर निकलते हैं फिर बैठ जाते हैं, 1 किलोमीटर निकलते हैं फिर बैठ जाते हैं। हम लोग क्या दिन में पहुँचेंगे साहब? ऐसे तो आप हमको इतना हाथ जोड़ विनती है कि मालिक हमको अपने ठिकाने पे तो पहुँचाओ, आप हाथ जोड़ विनती है। तो ये थे मजदूर का कहना यही था कि वो 3 दिन भूखे हैं और पैदल ही ये निकल पड़े हैं अपने मार्ग पे। एक महिला भी हमारे साथ है, जानते हैं उनको क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है, कहाँ से? जी सर, हम ऋषिकेश से आए हैं और हम टीकमगढ़ जिला जाना चाहते हैं। सर, हमको कोई सहयोग दो। 3 दिन से खाना नहीं खाया है। हमारे 4 साल की लड़की है, 5 साल का लड़का है छोटा सा। सर, ये थी महिला, इसका दर्द जो है वो इनका दर्द अपना भी बयां कर रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 3 दिन से खाना नहीं किन्होंने खाया है। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी आवाज़ भी सुने। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। भले ही सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर कुछ चीजों में रियायत दे दी गई हो, लेकिन कोरोना जैसी जो महामारी है उसका संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिसे लेकर डोईवाला प्रशासन और क्षेत्रीय समाजसेवी भी लोगों को निरंतर जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक निजी संस्था सामने आई है जिसने कोरोना रूपी यमराज बनकर सरकारी दफ्तरों और गली मोहल्लों में जाकर कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। निश्चित दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। ये आदर्श संस्था डोईवाला की ओर से इन्होंने एक आपस में एक प्रोग्राम किया गया कि इसमें ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा आदमी ना हो और कम आदमी हो, दूरियां बनी रहें। और इसका जो कोरोना इस समय क्षेत्र में, गांव में, देश में, प्रदेश में फैला हुआ है, इसके मैसेज देना है कि लोग आपस में दूरियां बनाए रखें और इससे बच के रहें। और जितना इसका सोच समझ के प्रयोग करेंगे उतना फायदेमंद रहेंगे। और इस बीच वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के कारण जनपद चमोली में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने यूपी सहारनपुर के 155 मजदूरों को उनके गंतव्य को भेजा गया, जिसमें जोशीमठ से 69, चमोली से 54, गैरसैंण से 15 और कर्णप्रयाग से 17 प्रवासी मजदूर शामिल हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने स्वयं सहारनपुर डीएम से बात करके इन मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था की।
इन मजदूरों को 5 बसों से चमोली से हरिद्वार तक पहुंचाने की व्यवस्था यहां के जिला प्रशासन की ओर से की गई है, जबकि हरिद्वार से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सहारनपुर डीएम की ओर से व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है, ताकि मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। मजदूरों की रवानगी से पहले मेडिकल जांच भी कराई गई और विकट परिस्थितियों में जिला प्रशासन से मिली मदद पर प्रवासी बेहद खुश नजर आए। मार्च के अंतिम सप्ताह से कोरोना वायरस के चलते शुरू हुई लॉकडाउन के बाद से सड़कों पर आवाजाही न के बराबर होने से पेट्रोल पंप की सेल अचानक ठंडी पड़ गई थी, जिसका कारण था पूरे देश में सभी व्यापार, यातायात और खनन के वाहन भी सड़कों पर नहीं दौड़ रहे थे, जिसका असर पेट्रोल पंप की सेल पर भी खासा पड़ा हुआ है। काशीपुर शहर में कुल मिलाकर 12 के करीब पेट्रोल पंप स्थित हैं, तो वहीं पेट्रोल पंप स्वामियों की माने तो बॉर्डर सील होने से पर्यटकों की आवाजाही बंद हो गई है। नैनीताल और रामनगर जिम कॉर्बेट पार्क घूमने वाले दिल्ली के पर्यटकों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल की सेल पर काफी फर्क पड़ा है। इसके अलावा स्टोन क्रैशर बंद होने से और फैक्ट्रियां बंद होने से डीजल की सेल पर भी काफी फर्क पड़ा है। पेट्रोल पंप स्वामियों का कहना है कि आम दिनों के मुकाबले लॉकडाउन के दिनों में पेट्रोल और डीजल की 10 से 30% ही सेल रह गई है। सेल हमारी पहले से 10% हो गई है, करीब 80 से 90% सेल हमारी कम हो गई है, क्योंकि अब कोई लोग कहीं आ रहे हैं न जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो खर्चे थे, जो हमारी तनख्वाहें थी, जो बिजली के खर्च थे, बिजली विभाग वाले अपना कोई कम नहीं कर रहे हैं, वो मिनिमम का बिल भेज रहे हैं। जो हमारा 5-6 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, आना चाहिए, वो 10 से 12 हज़ार रुपये का मिनिमम का बिल भेज रहे हैं कि बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा आप। ESI हमारी पूरी जा रही है, इनकम टैक्स हमारा पूरा लगेगा, तो हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे वहीं के वहीं खड़े हैं। अब उसमें हमारी चाहे सेल 1% हो, 10% हो या 100% हो। मैं तो ये समझता हूँ कि हर बिजनेस वाले को लॉस है। कितना है ये सबका अपना अपना होगा, भाई किसी की इस समय भी सेल हम दूसरे से ज़्यादा होगी, तो जिन लोगों की सेल ज़्यादा है उन्हें कम लॉस हो रहा होगा, जिनकी सेल कम है उन्हें ज़्यादा लॉस हो रहा है। लॉस तो है ही, और कितना लॉस है ये तो हिसाब लगाने से ही आएगा। उधम सिंह नगर जिले में शराब के दीवानों को ये खबर परेशान करने वाली जरूर हो सकती है कि जिला उधम सिंह नगर के शराब व्यापारियों को सरकार की आबकारी नीति से काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर जिले के सभी शराब कारोबारियों ने 15 मई से शराब की बिक्री को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अन्य सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर जो अभिभार लगाया गया है, जो कि शराब कारोबारी द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय देश कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटक जिले में नहीं आ सकते हैं, जिस कारण शराब कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और सरकार द्वारा दिया गया टारगेट भी उनके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार को शराब कारोबारियों को वित्तीय वर्ष से छूट देने की जरूरत है, लेकिन सरकार द्वारा शराब कारोबारियों को सूचना देकर शराब के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे शराब कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस संदर्भ में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि 15 मई 2020 से जिले के सभी ठेके संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सुबह शाम के 4 बजे तक दुकानें जो खुलेंगी और 15 तारीख से पूर्ण रूप से अनिश्चित काल तक बंद रखेंगे दुकानें। हम लोगों की मांगे तो क्या है, ज्यादा मांगे तो नहीं है। हम लोग सरकार से बस एक ही विनती चाहते हैं कि जो ये कोटा सिस्टम है हमारा, जो हमारा प्रतिवर्ष अधिभार है, पर डे का अधिभार है, हम चाहते हैं इसको खत्म कर दिया जाए इस साल के लिए। जैसे कि यूपी में पॉलिसी है, आप लाइसेंस फीस जरूर बढ़ा दीजिएगा। यहाँ भी हमारे यहाँ इंग्लिश ठेकों पर 1% लाइसेंस फीस लगती है और यूपी में 8% लगती है। तो इस साल हम चाहेंगे कि आप 8% लाइसेंस फीस बढ़ा दें, लेकिन जो कोटा सिस्टम है, जो आपका फिक्स अधिभार है पर मंथ का, उसको इस साल ख़त्म किया जाए। नहीं तो शराब कारोबारी इस साल अपना काम नहीं कर पाएगा और उसको सारी दुकानें अपनी सरेंडर ही करनी पड़ेंगी।
रुद्रप्रयाग जिले के कंडारा गांव में दो बेटों ने अपनी मां का हाथ तोड़कर और सर फोड़कर घर से बाहर निकाल दिया। कलयुगी बेटों ने पहले तो अपनी मां के साथ मारपीट की और फिर उसके घर को बाहर निकाल दिया। इस घटना को लेकर दोनों पुत्रों ने उस समय अंजाम दिया जब उनका तीसरा भाई घर में नहीं था और घर आने के बाद जब उसके बीच बचाव किया तो उन्होंने उसकी भी पिटाई कर दी। पीड़ित मां ने घटना की शिकायत जिलाधिकारी मंगेश घलियार से की है। तो पीड़ित मां ने जिलाधिकारी से कहा कि दोनों पुत्रों और पुत्रवधू ने घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में उनके सामने छत की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने दोनों पुत्रों और पुत्रवधू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी मंगेश घलियार ने कहा कि मामले में थाना अगस्त्यमुनि को जांच के लिए कहा गया है। पीड़ित मां के बेटों को बेदखल करने की बात कही गई है और इसके लिए उन्हें प्रक्रिया बता दी गई है। महिला से एप्लीकेशन लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसी के साथ महिला के साथ कई गांव वाले भी वहां पर पहुंचे हैं और हम लोगों ने उसमें मुकदमा लिखने का प्रयास किया, लेकिन महिला द्वारा स्वयं ये कहा गया कि वो मुकदमा नहीं चाहती, लेकिन अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल करना चाहती है। तो उसकी कार्यवाही के लिए महिला को बताया गया है और पुलिस के द्वारा उसमें हिदायत भी दी गई है ग्राम प्रधान को और सभी पार्टियों को कि उसमें महिला के साथ कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।